नमस्कार दोस्तों, मैं रमा सिंह गडिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपके एलटी प्रवक्ता टीजीटी वगैरह में दिल्ली सल्तनत की कला से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफ़ी जो दर्शक थे, हमारे जो सदस्य हैं, वे दिल्ली सल्तनत की कला के ऊपर क्वेरी कर रहे थे कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं। और दिल्ली सल्तनत के ऊपर अभी तक हमने बहुत डिटेल में कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो इसीलिए हम आज की इस एपिसोड में, आज के अंक में दिल्ली सल्तनत की कला पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की कला रही है और किस प्रकार की कला यहाँ पर विकसित हुई, कैसे विकसित हुई और क्या क्या दिल्ली सल्तनत की कला में महत्वपूर्ण रहा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो इसका समय अवधि है वो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रही है। और सल्तनत काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई पुस्तकों में दिल्ली सल्तनत काल लिखा होगा। तो सल्तनत काल की कला की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, पहले इसको भी हम जान लेते हैं। इसे इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। ये इंडो इस्लामिक शैली है क्या, इसको भी डिस्कस करेंगे। इस काल में वास्तुकला में भारतीय व इस्लामी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, इंडो इस्लामिक, इंडो और इस्लामिक, यानी भारतीय और जो इस्लामिक या ईरानी या टर्किश हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय शैली का मिश्रण और इस्लामिक देशों से ये आक्रमणकारी आए थे भारत में, तो दोनों संस्कृतियों के मेल जोल से जो मिश्रित संस्कृति या मिश्रित कला की यहाँ पर शैली का जन्म होता है, उसी को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडो इस्लामिक जो शैलियाँ हैं उनमें क्या अंतर था और इनके मिक्सचर से या इनके मिश्रण से किस प्रकार जो इंडो इस्लामिक शैली जन्म लेती है, क्या क्या वे महत्वपूर्ण अंतर हैं, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडो यानी भारतीय शैली को देखते हैं। जो भारतीय शैली के, अगर हम वास्तुकला की बात करें तो भारतीय जो शैली है, इंडो शैली है, जो उसमें शहतीर और शिखर का प्रयोग किया जाता था, जबकि इस्लामिक जो शैली है वहाँ पर मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि भारतीय वास्तुकला में जितने भी हमारे यहाँ पे अगर मंदिर वास्तुकला की बात करें या प्रासाद यानी जो राजमहल है उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं उनमें शिखर भी बनाए जाते थे, जबकि इस्लामिक शैली में मेहराब और गुंबदों का यानी कि डोम्स का निर्माण किया जाता था। और अगर आप इस्लामिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको मेहराब और गुंबद दिखाई देंगे। जहाँ पर भारतीय शैली में स्तंभों का यानी कि पिलर्स का प्रयोग किया जा रहा था, वहाँ पर इस्लामिक शैली में मीनारों का यानी कि टावर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और आपने देखा भी होगा कि मस्जिदों के अंदर मीनारें आपको बहुतायत में मिल जाती हैं। भारतीय शैली में जहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था वास्तुकला में या भवन निर्माण में, वहीं पर इस्लामिक शैली में ईंट, चूना और सुर्खी का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम देखें तो भारतीय शैली के अंतर्गत जब पत्थरों की चिनाई होती थी, तो आपने सुना भी होगा कि पहले के समय में जो दालें होती थी, जैसे खासकर उड़द की दाल, उसका जो गारा बना करके चूने के साथ में मिला करके और गुड़ का जो तरल पदार्थ होता है उसको मिला करके चिनाई की जाती थी। और ये जो चिनाई होती थी काफ़ी मजबूत होती थी। तो आपको बहुत सारे पुराने भवनों के में इस तरीके की चिनाई मिल जाएगी। लेकिन इस्लामिक शैली में जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें थी, वहाँ पर पत्थर की जगह ईंट, चूना और सुर्खी का इस्तेमाल बहुतायत में हुआ। अगर हम अलंकरण की बात करें यानी कि सजावट की बात करें, तो भारतीय शैली में सजावट के लिए शंख, चक्र, गदा, कमल के फूल, घंटे, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। और आपने देखा भी होगा कि अगर प्राचीन मंदिरों में जाएं या प्राचीन भवनों में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को
मिल जाती हैं। लेकिन चूंकि इस्लामिक शैली में कुछ चीज़ों का निषेध था, जैसे कि जानवरों का निषेध था, मानवाकृतियों का निषेध था, तो वहाँ पर सुलेख यानी कैलीग्राफी और ज्यामितीय पैटर्न ज़्यादा बनाए जाने लगे। और आपने देखा भी होगा, अगर आप ताजमहल के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पर भी आपको कैलीग्राफी और ज्यामितीय स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। हालांकि ये सल्तनत काल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि सल्तनत काल से जो वास्तुकला जन्म लेती है वही आपकी लास्ट में मुगल स्थापत्य कला तक चलती है। भारतीय शैली में काष्ठ कला का इस्तेमाल भी होता था, यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल होता था, तो वहीं इस्लामिक शैली में चमकीली टाइलों का प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ हमने यहाँ पर भारतीय शैली और इस्लामिक शैली को अलग अलग अंतर करने के लिए जो टेबल बनाई है, इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। तो जो भारतीय शैली है उसे हमने भगवा रंग से दिखाया है और जो इस्लामिक शैली है उसे हमने हरे रंग से दिखाया है। तो आप इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय शैली के जो पहचान के चिन्ह हैं वो कौन से थे, इस्लामिक शैली के पहचान के चिन्ह कौन से थे। अब हम बात करते हैं कि इंडो इस्लामिक शैली। अब आप ये देखिए कि जो भारतीय शैली के गुण हैं और इस्लामिक शैली के गुण हैं, जब सल्तनत काल में भवन निर्माण हो रहे थे तो इन्होंने इन दोनों शैलियों के जो विशेषताएं हैं उन दोनों का प्रयोग किया है, दोनों को एक साथ बनाने का प्रयोग किया। और ये प्रयोग क्यों हुआ इस पे भी मैं चर्चा करूंगा अगर आपसे। तो अगर हम सल्तनत काल को देखें तो ये सब क्या थे, ये विदेशी आक्रांता थे। और भारत में जब ये आए और यहाँ पर इन्होंने जब भारत की खुशहाली को देखा कि किस प्रकार भारत में सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोगों के पास धन धान्य से परिपूर्ण है, तो इन्होंने यहीं पर अपना राज स्थापित करने की सोची। और उस समय क्योंकि ये युद्ध करने के लिए या लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत में आए थे और अपने साथ किसी भी प्रकार से ये किसी भी वास्तुकारों को नहीं लेके आए थे। तो यहाँ पर जब इन्होंने अपना राज स्थापित किया, क्योंकि ये दूसरी संस्कृति के लोग थे और भारत में जो वास्तुकला उस समय चल रही थी उसके साथ इनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो इन्होंने यहीं की वास्तुकला के साथ में अपनी जो इस्लामिक वास्तुकला थी उसके मिश्रण से यहाँ के कारीगरों को भवन निर्माण करने की प्रेरणा दी। और आपने देखा होगा कि जो सल्तनत काल के भवन हैं उनमें आपको भारतीय और इस्लामिक दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। इसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार ये चक्र चलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडो इस्लामिक श्रेणी में या इंडो इस्लामिक वास्तुकला में किस प्रकार के भवन निर्माण होते थे और क्या तकनीक थी, किस पदार्थों का वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्थर व ईंट का प्रयोग हो रहा था। हमने देखा कि भारतीय शैली में जितने भी भवन बनाए जाते थे उनमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस्लामिक लोग ईंट का प्रयोग ज़्यादा करते थे। इसीलिए यहाँ पर आपको लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और ईंट तथा चूने व गारे का उपयोग पलस्तर के रूप में या चिकनाई करने के रूप में आपको दिख जाता है। तो इंडो इस्लामिक के अंतर्गत भारतीय और इस्लामिक जो स्ट्रक्चर हैं या उनकी तकनीक है उन दोनों का एक साथ मिश्रण देखने को हमें मिल जाता है। भवनों में सुलेख यानी कि जो कैलीग्राफी थी, तो भवनों में नक्काशी और सुंदर सुलेख से इनको सजाया जाता था और प्रायः इनमें कुरान की आयतें लिखी जाती थी। इसके प्रमाण कुतुब मीनार में भी देखे जा सकते हैं। अगर आप कुतुब मीनार को नज़दीक से देखें तो आपको कुतुब मीनार में बहुत सारे ऐसे जो स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर कैलीग्राफी की गई है और उस पर काफ़ी कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। भवनों में जटिल नक्काशी। भवनों में नक्काशी साज सज्जा के लिए की जाती थी, जिसमें सुलेख, ज्यामितीय फूल पत्तियों या बेलें बनाई जाती थी। इसके साथ ही पत्थरों पर
गच्चकारी और चित्रकारी भी की जाती थी। तो हमने देखा कि जो इंडो इस्लामिक श्रेणी थी उसमें भवनों को सजाने के लिए कैलीग्राफी की जाती थी, ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते थे, फूल पत्तियां और बेलें बनाई जाती थी और पत्थरों पर गच्चकारी और चित्रकारी भी की जाती थी। देखिए, मीनारें, मस्जिदें और मकबरों का निर्माण सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस काल में मीनारें, मस्जिदें और मकबरों का निर्माण ज़्यादा किया गया, जैसे कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, तुगलकाबाद किला, बलबन का मकबरा। अनेकों ऐसी इमारतें आपको सल्तनत काल में देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी विशेषता अगर हम देखें तो प्रथम बार मेहराब व गुंबदों का प्रयोग भारत में सल्तनत काल के समय में होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो पहला चित्र है वो मेहराब का है, यानी कि जिसे हम आर्च कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पहली बार सल्तनत काल में भारत में आता है। और इसी समय में जो गुंबद है, अगर आपने मस्जिदों में देखा होगा या मुग़ल स्ट्रक्चरों में देखा होगा, तो जो गुंबद बनाए जाते हैं ये भी सल्तनत काल में ही बनने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ पर गुंबद निर्माण के लिए शिला व शहतीर दोनों विधियों का प्रयोग किया गया, यानी कि पत्थरों का भी प्रयोग हुआ और शहतीर यानी कि बीम, जिसे आज हम कॉलम्स डालते हैं मकानों में, तो ठीक उसी प्रकार शहतीर का प्रयोग उस समय किया जाता था। अब अगर हम दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल को समझना चाहते हैं तो सल्तनत काल को समझने के लिए हमें 3 चरणों को समझना होगा। अब यहाँ पर 3 चरण किस प्रकार से हैं उनको देख लेते हैं। जो पहला चरण है, प्रथम चरण, उसमें गुलाम वंश आता है, जिसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, ये सब प्रथम चरण में आते हैं। जो प्रथम चरण था, जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये नए नए थे और इस्लामिक स्ट्रक्चर उस समय भारत में कहीं नहीं बने थे, जो प्रथम चरण था इसमें भारतीय शैली ज़्यादा दिखाई देती है। यानी कि प्रथम चरण में जब दिल्ली सल्तनत में वास्तुकला का इस्तेमाल होता है, वास्तुकला में भवन बनाए जाते हैं, उसमें भारतीयता ज़्यादा थी, इस्लामिक जो पहचान थी, इस्लामिक गुण था, वो कम था। द्वितीय चरण जब आता है खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और अनेकों खिलजी वंश के जो शासक आते हैं, द्वितीय चरण में इस्लामिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनने लगे, इस्लामिक गुण उसमें ज़्यादा आ गए थे और भारतीय गुण थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वहाँ पर इस्लामिक स्ट्रक्चर बन रहे थे, उनमें थोड़ी बहुत भारतीयता भी थी, यानी कि जो भारतीय शैली थी उसका प्रयोग भी चल रहा था। तृतीय चरण जो होता है, जिसमें तुगलक वंश आता है, जिसके अंदर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और लोदी वंश और सैयद वंश, जिसके अंदर सिकंदर लोदी इत्यादि आते हैं। तृतीय चरण में पूरी तरीके से इस्लामिक और भारतीय शैली का एक मिश्रण हमें देखने को मिलता है, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। तो आप इस टेबल को देख करके समझ गए होंगे कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। अब देखिए, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम चरण है, जिसमें गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान वगैरह आते हैं, इस समय कौन कौन सी इमारतें बनी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। पहला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आप जो पहली इमेज देख रहे हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2.5 दिन के अंतर्गत बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा। दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि आप देख रहे होंगे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। तो ये जो मस्जिद है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है इल्तुतमिश का मकबरा, जो आप तीसरी फोटो देख रहे हैं वो है इल्तुतमिश का मकबरा।
चौथा है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है। तो आप ये जो 4 मेन स्ट्रक्चर हैं ये प्रथम चरण में गुलाम वंश के समय में बनाए गए थे। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें जिसमें खिलजी वंश आता है, तो जमात खां मस्जिद और अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है उसी के बाहर ये अलाई दरवाज़ा मस्जिद बनाई गई है। ये एक दरवाज़ा है, गेट है, यहाँ से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और इसमें 3 दरवाजे बनाए गए हैं। जो चौथा दरवाज़ा है अंदर वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर खुलता है। तो द्वितीय चरण में जो प्रमुख इमारतें बनाई गई जमात खां मस्जिद और अलाई दरवाज़ा। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि ये द्वितीय चरण के स्ट्रक्चर हैं। तृतीय चरण यानी कि तुगलक वंश जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, लोदी और शैद वंश आते हैं। इसके अंदर 12 खंबा, फिरोज शाह का मकबरा और खिड़की मस्जिद, ये 3 स्ट्रक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन्हीं स्ट्रक्चर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चरों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उस समय बनाए गए थे। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय जो चीज़ें थी, ये भारतीय वास्तुकला की जो विशेषताएं थी उनको भी इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर समाहित करने का प्रयास किया गया। अगर हम देखें तो जो तृतीय चरण है, तृतीय चरण की जो इमारतें बनी हैं वो सौंदर्य की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं बन पाई, क्योंकि जो तृतीय चरण था उस समय जो राजवंश थे उनकी स्थिति डावाडोल थी। कहीं ना कहीं उस समय जो है मुगल वंश भारत के अंदर इंटर हो रहे थे। 1526 का वो दौर चल रहा था और 1400 से लेकर के 1500 तक बाहरी आक्रमणकारी भी आ रहे थे, जिनके साथ में लोदी वंश और सैयद वंश आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो उस संघर्ष के दिनों में जो भी इमारतें बनी उनमें ज़्यादातर ऐसी इमारतों का निर्माण किया गया जिनमें वास्तुकला अगर हम देखें तो ज़्यादा साज सज्जा नहीं थी। अगर आप खिड़की मस्जिद को देखें जो आपका तीसरा चित्र है, तो खिड़की मस्जिद के चित्र को आप देख करके समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की इमारतें द्वितीय चरण में बन रही थी, तृतीय चरण आते आते उनका ह्रास होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी ये डायनेस्टी थी इनमें संघर्ष चल रहा था, कुछ देसी रियासतों के साथ, कुछ राजपुतानाओं के साथ में। तो यहाँ पर इनको इतना अवकाश नहीं था कि ये जो है इमारतों का निर्माण अच्छे से करा सकें। जो भी इमारतें बनी जल्दबाजी में बनाई गई, उनमें पैसा कम खर्च किया गया क्योंकि सारा पैसा युद्धों में लग रहा था। तो इसलिए तृतीय चरण की जो इमारतें हैं अगर हम उनको देखें तो सौंदर्य की दृष्टि से वो उतनी अच्छी नहीं बन पाई। तो यहाँ पर देखिए तृतीय चरण में जो और स्थापत्य के नमूने हम देखते हैं, यह है बेगमपुरी मस्जिद, कबरुद्दीन औलिया का मकबरा और खाने तेलंगानी का मकबरा। खाने तेलंगानी का जो मकबरा है वो अष्टकोणीय मकबरा है। इसके 8 कोने बनाए गए थे। अगर आप इसकी छत को देखें तो 8 कोनों की ये छत है। तो इस प्रकार से जो तीसरे चरण के जो भवन बने हुए हैं वो उतने प्रभावशाली नहीं थे जितने कि द्वितीय चरण के या प्रथम चरण के थे। अब देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत काल की संगीत कला को, क्योंकि अभी हमने वास्तुकला को देखा, अब हम देखते हैं कि सल्तनत काल की जो संगीत कला है वो किस प्रकार की थी। क्योंकि जब भी आपको सल्तनत काल से प्रश्न पूछे जाएंगे वास्तुकला से संबंधित होंगे, संगीत कला से संबंधित होंगे और चित्रकला से संबंधित होंगे। तो सल्तनत काल में संगीत की क्या स्थिति थी उसको भी देख लेते हैं। सल्तनत काल के शासकों में बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को संगीत में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने दरबार में संगीत सभाओं का आयोजन करवाया। और जो सिकंदर लोदी था वो शहनाई सुनने का शौकीन था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक संगीत का धुर विरोधी था। अब यहाँ पर देखिए कि जब संरक्षक राजा कला में रुचि लेते हैं
संगीत में रुचि लेते हैं तो उस समय उन कलाओं का संवर्धन होता है, संरक्षण होता है और विकास भी होता है। तो सल्तनत काल में बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को संगीत में रुचि थी और इसीलिए उनके दरबार में संगीत सभाओं का आयोजन होता था। सिकंदर लोदी को शहनाई सुनने का शौक था। तो कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस सल्तनत कालीन शासक को शहनाई सुनने का शौक था, तो आप लिख सकते हैं सिकंदर लोदी। और गयासुद्दीन तुगलक संगीत का धुर विरोधी था। अब हम देखते हैं कि और संगीत के पक्ष को अगर हम देखें तो सल्तनत काल को देखें तो उस समय शाह चंगी, नुसरत खातून और मेहर अफरोज का उल्लेख हमें मिलता है। ये जो तीनों नाम हैं ये उस समय के संगीतकार थे और इतिहास की दृष्टि से देखें तो इनके नाम हमें ज़्यादा मिलते हैं सल्तनत काल में जब हम संगीत के इतिहास को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी अमीर खुसरो जैसे प्रमुख संगीतकार व सूफी कवि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है जिसने तबले और सितार का आविष्कार किया था। कई बार पूछा भी जाता है कि तबले का आविष्कार किसने किया, सितार का आविष्कार किसने किया, तो आप वहाँ पर अमीर खुसरो का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संगीत को भी देखें सल्तनत काल में तो संगीत भी उस समय ठीक ठाक उत्तम किस्म का चल रहा था। अमीर खुसरो ने भारतीय व इस्लामिक संगीत के समन्वय से ही यमन, उशाक, मुआफिक, धनय, मुंजीर, फरगना जैसी राग रागनियों की रचना की। सल्तनत काल से ही कव्वाली गायन और ख्याल गायकी भी प्रचलन में आती है। अगर आप देखें, क्योंकि इस समय अगर आपने वास्तुकला को देखा, वहाँ पर मकबरे और मस्जिद ज़्यादा बनाई जा रही थी और जब मकबरे और मस्जिदें बनाई जा रही थी तो उन्हीं मस्जिदों में, उन्हीं मकबरों में, उन्हीं दरगाहों में जो सूफ़ी कलाम पढ़ने वाले लोग होते थे वो कव्वाली गायन करते थे। आज भी अगर आप देखें मस्जिदों के अंदर कव्वाली गायन होता है। तो ये कव्वाली का जो प्रचलन है ये सल्तनत काल से आया है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कव्वाली गायन किस काल से भारत में शुरू होता है, तो ये सल्तनत काल से शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अमीर खुसरो प्रमुख सूफी गायक भी रहे, ये संगीतकार भी रहे और इन्होंने कई राग रागनियों की रचना भी की भारतीय और इस्लामिक संगीत के समन्वय से। तो ये जो फैक्ट है इसको आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अब देखते हैं सल्तनत काल के वाद्य यंत्र। जब संगीत है तो कहीं ना कहीं वाद्य यंत्र भी रहे होंगे। तो सल्तनत काल के वाद्य यंत्र को अगर हम देखें तो उसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र आपको दिखाई देंगे वह है रबाब, जिसका आप चित्र देख रहे हैं, सारंगी, सितार और तबला। सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। रबाब और सारंगी ये जो दोनों वाद्य यंत्र हैं ये काफ़ी इनका प्रचलन पहले से भारत में चल रहा था। अगर आप सारंगी को देखें तो आपको राजस्थान में सारंगी और सारंगी से मिलते जुलते काफ़ी सारे वाद्य यंत्र मिल जाएंगे जिसमें रावण हत्ता भी है। तो कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल के प्रमुख वाद्य यंत्रों का नाम लिखिए। अब बात करते हैं हम सल्तनत काल की चित्रकला की। सल्तनत काल के शासक कट्टर इस्लामिक थे और इस्लाम में चित्रकारी को हराम माना जाता था, इसलिए जितना विकास वास्तुकला का हुआ उतना चित्रकला में ना हो सका, लेकिन सल्तनत काल में चित्रों का निर्माण जरूर किया गया। 19वीं सदी के बाद के वर्षों में सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। देखिए, इतिहासकारों के मध्य काफ़ी मतभेद रहा कि सल्तनत काल में चित्रकला हुई या नहीं हुई, लेकिन 19वीं सदी में एक स्कॉलर हुए मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई, इन्होंने अपनी रिसर्च में इस बात का उल्लेख किया कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का अस्तित्व था और इन्होंने अपने लेख को प्रमाणित करने के लिए उस समय बहुत सारे जो भित्ति चित्र थे उनका भी प्रमाण दिया। जितनी पांडुलिपियाँ उस समय बनाई गई थी सल्तनत काल में उनका भी इन्होंने प्रमाण दिया। और फिर इतिहासकारों के मध्य यह विचार पुष्ट हुआ कि सल्तनत काल में चित्रकला का जो विकास था हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना संगीत या वास्तुकला का हुआ।
1353 में मोहम्मद तुगलक के समय का संगीत गोष्ठी का एक चित्र हमें मिलता है, जिसमें सुल्तान के सामने महिलाएं सितार बजा रही हैं और सुल्तान शराब का सेवन कर रहा है। अगर हम सल्तनत काल की चित्रकला को समझें तो हम 3 चरणों में इसको समझ सकते हैं: भित्ति चित्र, पांडुलिपि चित्रण और सुलेख कला में। सल्तनत काल के अगर हम भित्ति चित्रों की बात करें तो सल्तनत काल के भित्ति चित्रों के वर्तमान में उन्नत प्रमाण तो नहीं मिले हैं, क्योंकि सल्तनत काल जो है 1200 से 1500 के बीच का काल रहा है और भित्ति चित्र क्योंकि दीवारों पे बनाए जाते थे, और क्योंकि ये जो भित्ति चित्र बनाए गए थे ये उन इमारतों में बनाए गए जो कि उस दौर में बनाई गई। अब अगर आप अजंता के भित्ति चित्रों को देखें, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो आज भी उन्नत कोटि के इसलिए हैं क्योंकि वे मानवों के हस्तक्षेप से दूर रहे। क्योंकि ये जो भित्ति चित्र बनाए गए, ये भित्ति चित्र उन महलों के अंदर या उन प्रसादों के अंदर बनाए गए थे जहाँ पर संघर्ष चल रहा था, इसलिए हमें जो भित्ति चित्र के प्रमाण मिलते हैं उतने उन्नत किस्म के वो नहीं हैं। लेकिन साइमन डिग्बी ने द लिटरेरी एविडेंस फॉर पेंटिंग इन द दिल्ली सल्तनत में इसके बारे में काफ़ी प्रमाण व लेख संकलित किए हैं। साइमन डिग्बी, जिनका आप चित्र देख रहे होंगे, ये एक इतिहासकार थे और इन्होंने सल्तनत काल के जो भित्ति चित्र हैं यानी कि जो म्यूरल्स हैं उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, द लिटरेरी एविडेंस फॉर पेंटिंग इन द दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली सल्तनत की जो पेंटिंग थी, चित्रकला थी, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने उस समय काफ़ी प्रमाण भी दिए और लेख भी इन्होंने उसमें लिखे हैं। और कई बार प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि द लिटरेरी एविडेंस फॉर पेंटिंग इन द दिल्ली सल्तनत पुस्तक किस इतिहासकार की है, या फिर पूछा जा सकता है कि साइमन डिग्बी ने कौन सी पुस्तक सल्तनत काल के भित्ति चित्रों या उनके चित्रकला के ऊपर लिखी थी। तो इस चीज़ को भी आप जरूर नोटिस कीजिएगा। अब देखिए, सल्तनत काल के भित्ति चित्रों की हम बात कर रहे हैं तो सल्तनत कालीन ऐतिहासिक साहित्य तबकात नसीरी में एक कसीदा लिखा गया है जिसमें इल्तुमिश को खलीफा द्वारा सम्मानित खिलअत का जिक्र है, जिसमें खलीफा के दूत के स्वागत के लिए मेहराब पर सुंदर मानवाकृतियों व जानवरों को चित्रित किया गया था। साथ ही सैनिकों के तंबुओं पर भी चित्रकारी का उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम बात करें सल्तनत काल की पांडुलिपियों के बारे में तो सल्तनत काल के चित्रित पांडुलिपियों में इतिहासकारों के मध्य विवाद है, क्योंकि सल्तनत काल के कुछ ग्रंथों को इतिहासकार मुगलों के काल का मानते हैं, लेकिन जो प्रमाणित पांडुलिपियां हैं उनमें चंदायन प्रमुख है जिसे मुल्ला दाऊद ने लिखा, जिसमें लौर और चंदा की प्रेम कहानी है। तो आप जो चित्र यहाँ पर देख रहे हैं वो चंदायन जिसे मुल्ला दाऊद ने लिखा था उसका ये चित्र है, जिसमें जो ये पांडुलिपि है इसके मध्य बहुत सारी जगह पर लघु चित्र बनाए गए हैं, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग को बनाया गया है। तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, अगर हम कहें तो सल्तनत काल में जो है जो पांडुलिपियाँ बनाई गई थी उनमें भी मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई थी, यानी कि लघु चित्र बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन सुलेख कला की। सल्तनत काल में सुलेख भी प्रमुख रूप से किया गया, यानी कि कैलीग्राफी। इसमें कुरान की आयतों को प्रमुख रूप से पुस्तकों और भवनों पर लिखा जाता था। समय समय पर सुलेखन में भी परिवर्तन होता रहा, जिसमें नस्क, शिकस्ता, तलीख, कूफी तथा नस्तालिक ये शैलियाँ प्रमुख हैं। अगर आप कुतुब मीनार को देखें तो कुतुब मीनार पे जो सुलेखन किया गया है, जो कि आपने शुरुआती चित्र भी देखे होंगे, वो नस्तालिक रूप में की गई है, जो कि सबसे लेटेस्ट स्क्रिप्ट है। यानी कि जो नस्तालिक सुलेख की जो स्टाइल है, लिपि है, वो सबसे आधुनिकतम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ पर सुलेख का प्रयोग भवनों को सजाने के लिए भी हो रहा था, वहीं पुस्तकों में भी सुलेख किया जाता था, कैलीग्राफी की जाती थी, जिससे कि पुस्तकें आकर्षक बने और इतिहास की दृष्टि से भी यहाँ पर आपको सारी की सारी जितनी भी सुलेख की लिपियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। उस समय के जितने भी पांडुलिपियाँ हमें देखने को मिलती है या पुस्तकें देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा
आज का अंक जिसमें हमने सल्तनत कालीन कला को जाना, जिसमें वास्तुकला, संगीत कला और चित्रकला को हमने देखा कि किस प्रकार से सल्तनत काल में इन कलाओं का विकास हुआ। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम इस तरीके के वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।